Hello students, I am Engineer Nikhil Mishra and in the last lecture I was teaching you units and dimensions and basically I taught you two uses over there. The first one was principle of homogeneity and the next one was derivation of formulae via dimensional analysis. तो कल हम लोगों ने इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किया था कि कैसे ये वर्क करते हैं, ठीक है ना. यूनिट्स एंड डायमेंशंस में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्या काम होता है एंड द uses of dimensional analysis in creating formulae by the knowledge of dimensions only. तो आज हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे उसके ऊपर और पिछले ईयर्स नीट में आए हुए क्वेश्चंस भी करेंगे. होपफुली आप लोगों ने वो होमवर्क भी किया होगा जो नीट का ऐप में वीडियो लेक्चर के साथ एसोसिएटेड वर्कशीट मिली हुई थी आपको. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सम ऑफ द क्वेश्चंस. तो सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है, हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे क्वेश्चन करते हैं. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे हमारे पास क्वेश्चन है एक कि अगर हमें ऐसे गिवन है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर n साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, ये हमें गिवन है. इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a टू द पावर n साइन इनवर्स ऑफ x बाई a. तो इसमें व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ n की हमें वैल्यू पता करनी है. ठीक है, तो क्योंकि हम लोग यहां पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अप्लाई करेंगे और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बताता है कि इक्वल टू के दोनों साइड्स पे जो डायमेंशंस होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए. इक्वल टू के दोनों साइड्स पे क्योंकि डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तो इस साइड की जो डायमेंशन है, इधर की जो डायमेंशंस हैं और इधर की जो डायमेंशंस हैं वो सेम होनी चाहिए. तो इक्वल टू के दोनों ही साइड्स पे डायमेंशन सेम होनी चाहिए, मतलब कि डायमेंशंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशंस ऑन द राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन सेम होनी चाहिए. कुछ और बातें आप लोगों को जो पता थी कि ये जो साइन इनवर्स ऑफ x बाई a लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, साइन इनवर्स के अंदर x बाई a है, तो पहली बात कि x बाई a को डायमेंशनलेस होना पड़ेगा और साइन इनवर्स x बाई a भी पूरी की पूरी डायमेंशनलेस होगी. ये पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा हुआ था, तो ये डायमेंशनलेस है. तो साइन इनवर्स ऑफ x बाई a डायमेंशनलेस है, मतलब कि a की पावर n की जो डायमेंशन होगी वो इधर के डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस हो जाएगी. तो देयरफॉर ऊपर डायमेंशन हमारे पास लेंथ का है. ठीक है, फिर से हम ये सिंबल लिख देते हैं कि डायमेंशनली इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन होना चाहिए a की पावर n का. क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ x बाई a जो है वो डायमेंशनलेस है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं है क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. तो a की पावर n की जो डायमेंशन है वही डायमेंशन अब इसकी होने वाली है. अब अगर हम लोग यहां पे देखें इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें एक बात ध्यान देने वाला है कि यहां पे क्योंकि 2ax और एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस साइन से सेपरेटेड है, तो देयरफॉर हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे कि 2ax की जो डायमेंशन है इट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर. 2ax की जो डायमेंशन है वही डायमेंशन होगी एक्स स्क्वायर की. ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको ध्यान में रखना, क्योंकि दे आर सेपरेटेड बाय अ माइनस साइन. क्योंकि वो माइनस साइन से सेपरेटेड है तो 2ax और एक्स स्क्वायर की डायमेंशन जो है वो सेम होनी चाहिए. तो अब हम लोग यहां पे देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे कि 2, अब 2 की तो कोई डायमेंशन है नहीं, यानी a इंटू एक्स जो होगा, x क्योंकि लेंथ है हमारे पास, तो वो m0 l1 t0 होगा, क्योंकि लेंथ जो होता है वो m0 l1 t0 है. और यहां पे ये 2 जो है हमारे पास, 2 वो डायमेंशनलेस है तो उसकी डायमेंशन नहीं लिख रहा हूं. इक्वल टू इधर एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी m0 l1 t0 स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m0 l2 t0. तो देयरफॉर a इज इक्वल टू m0 l2 t0 डिवाइडेड बाई m0 l1 t0. तो a की भी डायमेंशन होगी m0 l1 t0. तो a की जो डायमेंशन है वो है m0 l1 t0.
तो इस साइड पे अब जो इक्वल टू के लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ dx, अब dx एक लेंथ होता है, छोटा लेंथ ही होता है लेकिन dx लेंथ होता है, तो लेंथ के लिए आप लोग लिखोगे m0 l1 t0 अपॉन नीचे अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है, ये डायमेंशन लेंथ की है और ये डायमेंशन, ये लेंथ स्क्वायर की डायमेंशन है, क्योंकि a भी लेंथ है x भी लेंथ है, तो लेंथ स्क्वायर है माइनस ये भी लेंथ स्क्वायर, तो डायमेंशन में एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ही आएगा, क्योंकि मान लीजिए आपके पास लिखा है 5 kg माइनस 2 kg, तो आपका आंसर आता 3 kg, यानी कि मास की डायमेंशन में से मास की डायमेंशन घटाओगे अगर आप लोग तो फिर मास की ही डायमेंशन आएगी। वैसे ही 5 किलोमीटर माइनस 3 किलोमीटर इक्वल टू 2 किलोमीटर, मतलब कि अगर आप लेंथ की डायमेंशन में से लेंथ की डायमेंशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेंथ की ही डायमेंशन आएगी आपके पास। तो वैसे एल स्क्वायर के डायमेंशन में से एल स्क्वायर के डायमेंशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो एल स्क्वायर की ही डायमेंशन आएगी आपके पास। तो नीचे एल स्क्वायर की डायमेंशन लिखी हुई है m0 एल स्क्वायर t0 इक्वल टू, इधर a की पावर n लिखा हुआ और a खुद क्या है m0 l1 t0 की पावर n। ओके, अब यहां पे क्योंकि अंडर रूट लगा है तो अंडर रूट को अगर हम हटा करके लिखें तो ऊपर है m0 l1 t0 और नीचे हो जाएगा m0 l1 t0 क्योंकि अंडर रूट था, इक्वल टू इधर है m0 l1 t0। अब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ऊपर नीचे और ये हो जाएगा m0 l0 t0 इक्वल टू m0 l1 t0 की पावर n। अगर हम दोनों साइड कंपैरिजन करें तो यहां से हमारा n का आंसर आना चाहिए 0। ओके, क्योंकि इक्वल टू के अगर उधर l के ऊपर 0 है तो इधर भी l के ऊपर 0 होना चाहिए, और क्योंकि इधर l के ऊपर 0 होना चाहिए तो इसलिए क्योंकि यहां पे l के ऊपर 0 होना चाहिए तो n की पावर क्या होनी पड़ेगी 0। तो इस क्वेश्चन में ये हमें पता करना था। ये क्वेश्चन देखने में आप लोगों को डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन अगर आप लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अप्लाई करो तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली था कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a टू द पावर n साइन इनवर्स ऑफ x बाई a, और इसमें हम लोगों को क्या करना था, इसमें n की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी थी। n की वैल्यू हम लोगों ने बहुत इजीली एस्टेब्लिश कर ली है यूटिलाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। एक बार और मैं क्विकली आपको ये बात रिवाइज करा दूं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन तो दूं वो आप लोग खुद से करो, ठीक है। तो आप लोग यहां पे देखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a की पावर n साइन इनवर्स ऑफ x बाई ये लिखा हुआ है। इधर की डायमेंशंस और इधर की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, पर क्योंकि साइन इनवर्स x बाई a है तो उसकी डायमेंशन 0 होंगी, वो डायमेंशनलेस हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मतलब इधर की डायमेंशंस और इधर की डायमेंशन की अगर मैं बात करूं तो अब इधर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट 2x माइनस एक्स स्क्वायर की जो डायमेंशन है वही डायमेंशन a की पावर n की होनी चाहिए। अब ये एक बात और जिसका आपको ख्याल होना चाहिए, क्योंकि 2x और एक्स स्क्वायर एक दूसरे से माइनस साइन से सेपरेटेड है तो 2x की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन एक्स स्क्वायर की होनी चाहिए, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो एक्स स्क्वायर की जो डायमेंशन होगी वो तो m0 l2 t0 हो जाएगी एक्स स्क्वायर की, और इधर 2 की तो कोई डायमेंशन है नहीं, a की जगह पे आप लोग लिखोगे a और x की जगह पे लिखोगे m0 l1 t0। यहां से सॉल्व करोगे तो a की डायमेंशन आ जाएगी m0 l1 t0। अब इक्वल टू के इस साइड पे dx अपॉन ये लिखा था, dx मतलब एक छोटा सा लेंथ होता है dx, तो लेंथ की डायमेंशन है m0 l1 t0 अपॉन अंडर रूट ऑफ यहां पे 2x माइनस एक्स स्क्वायर को लिखेंगे m0 l2 t0 इक्वल टू उधर a की पावर n लिखी हुई है, a की डायमेंशन पावर n, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने सॉल्व किया तो इस साइड डायमेंशनलेस हो गया और उधर m0 l1 t0 की पावर n लिखा हुआ है, ओके। और यहां पे फिर n की वैल्यू जो है वो हमारी क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, ताकि दोनों साइड की डायमेंशन सेम हो जाए, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, तो जल्दी नोट डाउन कीजिएगा, हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अगर हम ध्यान दे तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हमें वो पार्स पता चल जाती हैं, उन क्वांटिटीज की यूनिट्स और डायमेंशंस पता चल जाती हैं जिनका हमें कोई भी आइडिया नहीं होता है। जैसे यहाँ पे हमें a की डायमेंशन तो पता चली गई थी, a की यूनिट भी पता चल गई कि a की यूनिट मीटर होगी, a की डायमेंशन भी हमें पता चल गई यहाँ पर। ऐसा इसलिए क्योंकि इन क्वांटिटीज में मतलब कि अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का जो रूल था, अगर उस रूल को हम देखें तो बहुत इजीली इसको हम लोग एस्टेब्लिश कर सकते हैं, किसी भी क्वांटिटी की यूनिट्स एंड डायमेंशन। दिस इज अ वेरी पावरफुल टेक्निक, ओके।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम गिविंग यू इज इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। हमें ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। ठीक है, मैथमेटिकली ट्रू हो सकता है ये रिलेशन, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या ये रिलेशन फिजिकली ट्रू है? इज दिस रिलेशन फिजिकली ट्रू? इसका मतलब ये है, किसी भी रिलेशन का फिजिकली ट्रू होने का मतलब ये है कि क्या इक्वल टू के दोनों साइड्स पे सेम डायमेंशन है। इट इज एज सिंपल एज दिस। तो मैं आपसे सिंपली ये पूछ रहा हूं कि अगर ये आपके लिए एक फिजिक्स का फॉर्मूला होता तो क्या ये फॉर्मूला सही होता? और इन अदर वर्ड्स, इज दिस एक्सप्रेशन डायमेंशनली करेक्ट? ये आपको चेक करना है, क्या ये एक्सप्रेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो आप लोग प्लीज इसको हाफ मिनट में अटेम्प्ट कीजिए और बताइए कि क्या ये एक्सप्रेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो यहां पे अब हम लोग देख सकते हैं यहां पे कि ये जो डायमेंशन है यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए साइन इनवर्स x बाई ए। तो अगर अब हम लोग यहां पे देखें कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई ए साइन इनवर्स x बाई ए में इधर की डायमेंशन और उधर की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अब इस साइड पे ऊपर आपके पास है m0 l1 t0 और नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब आपको यहां से पिछले वाले से ही नॉलेज होगा कि ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के डायमेंशन सेम होनी चाहिए, और क्योंकि ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के डायमेंशन सेम होनी चाहिए यानी कि ए की डायमेंशन एक्स के डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। यानी कि ए की डायमेंशन एक्स की डायमेंशन है, यानी कि यहां एक्स की स्क्वायर के डायमेंशन में से एक्स स्क्वायर के डायमेंशन को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर का ही डायमेंशन आएगा। यानी कि क्या आएगा आपके पास m0 l2 t0 का अंडर रूट इक्वल टू 1 बाई, अब क्योंकि a की डायमेंशन x के डायमेंशन के बराबर होगी क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, तो क्योंकि बीच में माइनस का साइन है तो a की और x की डायमेंशन बराबर होगी, तो यानी a की जगह पे हम लोग लिखेंगे m0 l1 t0 और साइन इनवर्स x बाई a, ये वापस क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस हो जाएगा, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होंगी, तो इसकी जगह पे आप लिखोगे m0 l0 t0। यानी कि यहां पे आपके पास लिखा हुआ है m0 l1 t0 डिवाइडेड बाई m0 l1 t0 इक्वल टू, और इस साइड पे आपके पास लिखा हुआ है m0 l0 t0 अपॉन m0 l1 t0। यानी इधर तो कैंसल आउट होकर के हो गया m0 l0 t0 और इधर हो गया m0 l माइनस 1 t0। तो क्योंकि इक्वल टू के दोनों साइड पे सेम डायमेंशंस नहीं है, as the dimensions on both sides of equal to are not same, therefore this formula is dimensionally inconsistent या dimensionally incorrect। क्योंकि इक्वल टू के दोनों साइड्स पे सेम डायमेंशंस नहीं है तो ये फॉर्मूला जो है डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ओके, तो आई होप दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर टू यू। अगर ऐसा कोई फॉर्मूला फिजिक्स में होता तो उसको हम लोग डायमेंशनली इनकरेक्ट या उसको इनकरेक्ट फॉर्मूला मानते हैं हम लोग, अगर ऐसा कोई फॉर्मूला हमें फिजिक्स में एनकाउंटर होता। ओके, तो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस।
Our next question is y is equal to a e to the power minus x by a plus t by t का होल स्क्वायर या t by थीटा का होल स्क्वायर. ओके, y is equal to a e to the power minus x by a plus t by theta होल स्क्वायर. ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. यहां पर हमें फाइंड आउट करना है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a and theta. Our aim is to find the dimensions of capital A, small a and theta. ठीक है. So in the given numerical, determine the dimensions of capital A, small a and theta. Okay. So this is our aim. And again, अगर आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अप्लाई करोगे तो दिस इज अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है. जस्ट गो थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ओके, सी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू थ्रू आउट द फिजिक्स. ऐसा नहीं केवल इसी चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है. अगर आपको फिजिक्स, ये वेव्स का क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है ना, तो वेव्स के सारे टर्म्स को पहचानने के लिए ऐसा जरूरी रहेगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में जो वेव्स के क्वेश्चन है उसके अंदर मान लीजिए कोई टर्म आ गया, उस टर्म का आपको मतलब ही नहीं पता है, जैसे के आ जाता है उसके अंदर. अब के को हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर, पर के का आपको मतलब ही नहीं पता है. लेकिन के की आप यूनिट डायमेंशन बहुत इजीली डिराइव कर पाओगे अगर आपको वेव्स चैप्टर के अंदर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज कर लोगे उस इक्वेशन के अंदर. तो दिस इज अ वेरी पावरफुल कंसेप्ट, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. ओके, सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि ए की, स्मॉल ए की और थीटा की डायमेंशंस को हम लोगों को डिराइव करना, और एम इज टू डिराइव द डायमेंशंस ऑफ कैपिटल ए, स्मॉल ए एंड थीटा. ठीक है, तो होपफुली जैसे मैं बोल रहा हूं बातें सुनते भी रहिए और आप लोग इसको सॉल्व भी करते रहिए. और अब तक ज्यादातर लोगों का आंसर आ चुका होगा जो लोग बैठे हुए हैं, बिकॉज कई लोग तो इसको देख करके ही आंसर दे देंगे. यहां पर कल जो हम लोगों ने यहां पे डिस्कस किया था, आपको एक बात पता है कि e की पावर पे कोई भी डायमेंशन नहीं हो सकता है. मतलब मैंने कल आपको दो चीजें बताई थी जो कि मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करना आप लोग. e की पावर पे अगर कोई भी चीज लिखी हुई है, कोई भी क्वांटिटी, e की पावर ए बी बाई सी, ऐसा कुछ भी अगर आपको लिखा हुआ है, तो यहां पे दो चीजें इंपॉर्टेंट थी. पॉइंट नंबर 1 है कि ए बी बाई सी को डायमेंशनलेस होना होगा. किसी भी नंबर के पावर में अगर कोई भी चीज लिखी हुई है तो उस टोटल चीज को डायमेंशनलेस होना होता है. तो ए बी बाई सी को डायमेंशनलेस होना होगा. और दूसरी चीज ये भी बताई थी मैंने कि ये पूरी की पूरी भी डायमेंशनलेस होती है. e टू द पावर ए बी बाई सी एज अ होल इज ऑल्सो डायमेंशनलेस. ये पूरी की पूरी भी डायमेंशनलेस होती है. तो इन दो तथ्यों को आपको दिमाग में रखना है कि अगर मान लीजिए कि आपको लिखा हुआ है e टू द पावर ए बी बाई सी, तो इसमें ए बी बाई सी को डायमेंशनलेस होना होगा, एंड e टू द पावर ए बी बाई सी खुद भी पूरी की पूरी डायमेंशनलेस होती है. यह बात कल आप लोगों को बताई गई थी यहां पर. तो इंपॉर्टेंट ये है, उसी कंसेप्ट को हम लोग यहां पे यूज करेंगे. अब क्योंकि आपको यहां पे गिवन है e की पावर माइनस एक्स बाई ए प्लस टी बाय थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि ये चीज हम लोग को मेंशन्ड है, e की पावर माइनस एक्स बाई ए प्लस टी बाय थीटा होल स्क्वायर. तो इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज, हमारे पास जो चीजें इंपॉर्टेंट है यहां पे ध्यान देने के लिए, कि देयरफॉर एक्स बाई ए प्लस टी बाई थीटा मस्ट बी डायमेंशनलेस. x बाई ए प्लस टी बाई थीटा को डायमेंशनलेस होना पड़ेगा. क्यों डायमेंशनलेस होना पड़ेगा? क्योंकि वो e की पावर पे लिखा हुआ है. अब क्योंकि मतलब कि अगर आप देखो x बाई ए प्लस टी बाई थीटा की अगर मैं डायमेंशन लिखूं तो इट्स डायमेंशन मस्ट बी m0 l0 t0. इसको डायमेंशनलेस होना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहां पे, क्योंकि x बाई ए और t बाई थीटा ये दोनों किससे सेपरेटेड है? प्लस साइन से सेपरेटेड है. तो जो डायमेंशन x बाई ए की होगी वही डायमेंशन t बाई थीटा की होगी. तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ x बाई ए मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ t बाई थीटा. क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में वो सारी क्वांटिटीज जो कि सेपरेटेड होती हैं, प्लस माइनस, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू, उन सब की डायमेंशन सेम होती है. तो
x बाई ए इक्वल टू हमारे पास लिखा हुआ है t बाई थीटा, और क्योंकि x बाई ए t बाई थीटा के बराबर हो जाएगा तो इसीलिए इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि इन दोनों की डायमेंशंस ही m0 l0 t0 हो, क्योंकि दोनों सेम डायमेंशन को ही ऐड किया जा सकता है। तो देयरफॉर x बाई ए की भी डायमेंशन इंडिविजुअली होनी चाहिए m0 l0 t0, एंड t बाई थीटा की भी डायमेंशन इंडिविजुअली होनी चाहिए m0 l0 t0। तो x बाई ए को भी m0 l0 t0 होना होगा और t बाई थीटा को भी m0 l0 t0 होना होगा। अब क्योंकि x बाई ए m0 l0 t0 है, यानी कि जो x की डायमेंशन है वही डायमेंशन a की होनी पड़ेगी। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों जब सेम डायमेंशन के होंगे तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और डायमेंशन आएगी m0 l0 t0, और x की डायमेंशन होती है m0 l1 t0। तो therefore dimension of A is m0 l1 t0. Similarly, dimension of theta must be equal to dimension of t, तो ही एक दूसरे को वो कैंसल आउट करेंगे। dimension of theta must be equal to dimension of t, तो ही वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर पाएंगे, और तो ही वो, क्योंकि एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे तो डायमेंशनली वो आउटपुट देंगे m0 l0 t0। तो यानी कि t की क्योंकि डायमेंशन होती है m0 l0 t1, तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ थीटा इज आल्सो m0 l0 t1। ठीक है, तो यहां से देयरफॉर डायमेंशन ऑफ a इज m0 l1 t0 एंड इट्स यूनिट इज मीटर, इसकी यूनिट है मीटर, और डायमेंशन ऑफ थीटा is m0 l0 t1 and therefore its unit is second, इसकी यूनिट सेकंड है थीटा की, और यहां पे इसकी जो यूनिट है वो मीटर है। ओके, अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि हमें a की वैल्यू डिराइव करनी है, ठीक है ना, a की डायमेंशन और यूनिट डिराइव करनी है। तो हमें यहां पर पता है कि y की पावर, y इज इक्वल टू लिखा हुआ है a e टू द पावर माइनस x बाई a प्लस टी बाई थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन एक बात यहां पर हमें पता है कि ये वाली जो पूरी चीज है ये पूरी डायमेंशनलेस है, इट इज m0 l0 t0। ये कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था और अभी भी ये बात मैंने आपको बताई थी। तो ये क्योंकि पूरी की पूरी चीज डायमेंशनलेस है, तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a। जिन बच्चों को थोड़ा सा आइडिया होगा x और y यहां पर क्या होती है, तो x इज द डायरेक्शन अलोंग विच द वेव ट्रेवल्स, दिस इज मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ अ वेव। तो x is the direction along which wave travels and y is the displacement of the particles from the mean position in this process. So y is displacement, तो y की जो डायमेंशन है वही डायमेंशन a की होगी, और therefore dimension of a is also m0 l1 t0, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट होगा और इसकी जो यूनिट होगी वो मीटर होगी। So this question was easily simplified। तो हमें ये केवल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से पता चल गया कि a के यूनिट्स एंड डायमेंशंस क्या होंगे, थीटा के यूनिट्स एंड डायमेंशंस क्या होंगे, और इस a के यूनिट्स एंड डायमेंशंस क्या होंगे। सो यू कैन अगेन सी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड फिजिक्स इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बिकॉज इट मेक्स द इक्वेशन क्लियर टू यू। ऑल्सो इक्वेशंस के अंदर जो सिंबल्स यूज हुए हैं उसके यूनिट्स एंड डायमेंशंस आप बहुत इजीली पता लगा सकते हो इफ यू आर थरो विद द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर मैं एक बार और आपके सामने स्टेट करूं तो principle of homogeneity states that the quantities which are separated by plus, minus, less than, greater than, less than equal to, greater than equal to and not equal to must have same dimension। इसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग कि मैंने मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की बात नहीं की है इसके अंदर। क्यों? क्योंकि दो डिफरेंट क्वांटिटीज, दो डिफरेंट डायमेंशंस की क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो सकती हैं और आपस में डिवाइड भी हो सकती है, लेकिन जो सिंबल्स अभी मैंने मेंशन किया था उस सिंबल से ऑपरेट नहीं हो सकती है। कल भी मैंने ये बात बताई थी कि 1 किलोमीटर में 1 लीटर ऑफ दूध नहीं जोड़ सकते हो आप लोग, बहुत ही अब्सर्ड हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो भी क्वांटिटीज, मैंने बोर्ड पे लिखा भी था कि इन सिंबल से जो भी क्वांटिटीज सेपरेटेड है उन सभी के डायमेंशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये बताया कि x बाई ए और t बाई थीटा क्योंकि वो सेपरेटेड है प्लस से, तो इनके डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज अगेन अ वेरी पावरफुल टेक्निक। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग विद इन हाफ मिनट।
ओके स्टूडेंट्स, तो अब तक हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डिस्कस कर रहे थे और होपफुली अब तक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी काफी हद तक क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। नीट काका में इस वीडियो के साथ जो भी आपके पास कल की वीडियो के साथ जो भी प्रैक्टिस शीट एसोसिएटेड थी उस प्रैक्टिस शीट को होपफुली आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। जिन किसी भी क्वेश्चंस में आप लोगों को दिक्कत आई है, जिन किसी भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है, प्लीज कमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चंस को लिख दीजिए आप लोग, या कोई अगर स्पेसिफिक डाउट है तो स्पेसिफिक कमेंट कीजिए कि इस पॉइंट पे ऐसा क्यों हो रहा है, वो डाउट वगैरह आप लोग लिख सकते हैं। नीट काका पे जाकर के पूरी वीडियोस को देखिए, आप लोग प्रैक्टिस शीट को सॉल्व कीजिए और सॉल्यूशंस हमारे साथ आप डिस्कस कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस वाज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब हम लोग वापस मूव कर रहे हैं अपने सेकंड टॉपिक जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, वो ये था कि डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला वाया डायमेंशनल एनालिसिस। अब डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला वाया डायमेंशनल एनालिसिस में क्या होता है कि अगर हमें किसी फॉर्मूले को डायमेंशनल एनालिसिस से डिराइव करना है, ठीक है, अगर किसी भी फॉर्मूले को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये नीट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, इसको मैंने कल आप लोगों को सिखाया था कि कैसे करते हैं। नीट 2016 फेज 2 का क्वेश्चन है कि इफ एच सी एंड जी आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल, as fundamental quantities, then what are the dimensions of length? ठीक है ना, कि अगर हम लोग क्या करें, इफ एच सी एंड जी, यदि हम एच सी और जी को फंडामेंटल क्वांटिटीज कंसीडर करें, देन व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, ठीक है ना। या तो इन अदर वर्ड्स, हाउ कैन लेंथ बी डिटरमाइंड और हाउ कैन लेंथ बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ एच सी एंड जी। एच सी एवं जी के टर्म्स में लेंथ को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहां पे एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। C इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, एंड G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो H है प्लैंक्स कांस्टेंट, C है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इफ H, C एंड G आर कंसीडर्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ लेंथ। ओके, तो ये बातें हम लोगों को यहां पे क्लियर करनी है, या तो ये चीज हम लोग को डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो होपफुली क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो हमारे पास यहां पे गिवन है कि H, C और G जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज अगर मान ली जाए, देन व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ लेंथ। देखो, एक तो इसके अंदर आप लोग क्योंकि वहां पे ऑप्शंस आते हैं, तो ऑप्शंस में वैल्यूज डाल करके आप लोग क्या कर सकते हो, क्योंकि वहां पे ऑप्शंस है तो ऑप्शंस के अंदर वैल्यूज डाल करके क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो। लेकिन कई बार 4 ऑप्शंस फिर चेक करने होते हैं, तो इससे अच्छा होता है कि हम लोग डायरेक्टली ही पता लगा लें, ठीक है ना, सॉल्व करके। तो एक बात लेकिन आपको पहले से पता होनी चाहिए कि सारी की सारी जो डायमेंशंस हैं, सारी की सारी जो क्वांटिटीज हैं जो आपके एनसीईआरटी के पीछे लिखी हुई हैं, ऑलमोस्ट 60 क्वांटिटीज के आसपास, ठीक है ना, या और भी ज्यादा होंगी आपके एनसीईआरटी 11th क्लास के एनसीईआरटी के पीछे, ठीक है ना। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशंस और यूनिट्स लिखी हुई वो आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, वो थ्रू आउट द फिजिक्स आपको बहुत हेल्प करती हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनको आप लोग मगअप कर लेना। 11th क्लास में जैसे ही बच्चा आता है नीट काका ऐप पर और सेल्सियस में, हमेशा उसको ये बताया जाता है कि सबसे पहले आप लोग उन क्वांटिटीज को मगअप कर लो, ठीक है ना। तो यहां पे जैसे अगर आप लोगों को ध्यान नहीं है तो मैं आपको करके दिखा देता हूं कि H जो होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब प्लैंक्स कांस्टेंट में आपको एक बात पता है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो होती है वो H/P होती है, जहां पे P होता है मोमेंटम। ओके, सो नाउ वी आर डूइंग द सॉल्यूशन। तो लैम्डा इज इक्वल टू H/P होता है और P को आप mv लिख सकते हो। अब लैम्डा इज इक्वल टू, अगर जिन बच्चों को टाइम नहीं मिल रहा उतारने का वो साथ साथ लिख सकते हैं क्योंकि इतनी डिफिकल्ट भी चीजें नहीं है, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू H/mv है। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू H/mv है, अब लैम्डा को हम लोग लिख सकते हैं m0 L1 T0,
क्योंकि लैम्डा एक्चुअली होता क्या है, लैम्डा इज वेवलेंथ, तो वेवलेंथ इज व्हाट, m0 l1 t0 इज इक्वल टू h बाई मास इंटू वेलोसिटी। तो मास हो गई m1 l0 t0 और जो वेलोसिटी हो गई ये हो गई m0 l1 t -1। हम इसको इधर ले जाएंगे और h की डायमेंशंस हमें पता चल जाएगी। हम इसको इधर ले जाते हैं, तो अगर हम इसको इस तरफ ले आए तो यहां पे h की जो डायमेंशन हो जाएगी h इज इक्वल टू m0 l1 t0 इंटू, और यहां पे हमारे पास है m1, ठीक है, और l1 और t -1, ठीक है ना, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, तो m1 l1 एंड t -1। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो यहां पे हो जाएगा m1 l2 t -1। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ये वैसे आपको याद होना चाहिए था डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, बट क्योंकि ऐसे बच्चे बैठे होंगे जिन्होंने शायद अभी तक उस चीज को याद ना किया हो, तो इसलिए हम लोग डिराइव भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि लैम्डा h बाई mv होता है। लैम्डा जो हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ होता है उसको हम लोग लिख सकते हैं m0 l1 t0 इज इक्वल टू h बाई, और मास की जगह पे हम लोग लिखेंगे m1 l0 t0 एंड वेलोसिटी की जगह पे m0 l1 t -1, ठीक है। तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये जो डायमेंशन है प्लैंक्स कांस्टेंट का है। c क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट ही है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट की जो डायमेंशन होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ लाइट की जो हमारे पास डायमेंशन होनी चाहिए वो m0 l1 t -1, क्योंकि वेलोसिटी है, चाहे कोई सी भी वेलोसिटी हो उसकी डायमेंशंस हमेशा क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी। और उसके बाद फिर जो g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अगर इसकी डायमेंशन आपको याद नहीं है तो इसके लिए भी आप इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हो, f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो f जो होता है m1 l1 t -2, ठीक है, ये हमारा फोर्स होता है m1 l1 t -2 इक्वल टू g इंटू, अब m1 m2 को आप लोग लिख सकते हो m स्क्वायर यानी m2, या आप ऐसे लिख सकते हो m1 l0 t0 इस m1 के लिए, और इसके लिए भी सेम लिखोगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन नीचे l स्क्वायर है यानी m0 l1 t0 का स्क्वायर। मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि जनरली ऐसे कोर्सेज में ऐसे बच्चे होते हैं जिनका फंडामेंटल थोड़ा वीक रह जाता है किसी कारणवश, तो इसलिए मैं डिराइव करके भी दिखा दे रहा हूं कि डिराइव कैसे करते हैं किसी भी क्वांटिटी की अगर डायमेंशन को डिराइव करना हो तो इसको अब इधर की ओर ले जाएंगे। तो इसको अगर हम इधर की ओर ले जा रहे हैं तो यहां पे पहले से हमारे पास लिखा हुआ m1 l1 t -2, और उसके साथ जा करके मल्टीप्लाई होगा m0 l2 t0 क्योंकि स्क्वायर था, और इसको नीचे ले आएंगे। तो अगर हम इसको नीचे ले आते हैं तो नीचे आ जाएगा हमारे पास m2 l0 t0, ये डायमेंशन हो जाएगी g की। तो देयरफॉर जो g की डायमेंशन हो जाएगी हमारे पास वो हो जाएगी, क्योंकि ऊपर m1 है और नीचे m2 है, मतलब अगर आप ऊपर वाली पूरी चीज देखो तो लिखा हुआ आपके पास m1 l3 t -2, और नीचे वाली चीज देखो तो लिखा हुआ है m2 l0 t0। तो यानी कि अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा m-1 l3 t -2। तो ये हमारी डायमेंशन जो है वो g की है। दिस इज द डायमेंशन ऑफ g। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहां से पता लगाया डायमेंशंस ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। आपको यहां पे दिख रहा है जो डायमेंशन है वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज का, ठीक है ना। तो जो डायमेंशन है वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज की, ठीक है, पहली डायमेंशन जो हम लोगों ने डिराइव की थी h की डिराइव की थी, फिर c की हमें ऑलरेडी पता थी क्योंकि वो वेलोसिटी की होती है, और उसके बाद हम लोगों ने g की डिराइव की, ठीक है। तो तीनों की डायमेंशंस को पहले मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं अगर आप लोगों को इसका आइडिया नहीं था तो। सो h की जो डायमेंशन है h इज इक्वल टू m1 l2 t -1, ये h की डायमेंशन है। जो c की डायमेंशन है वो m0 l1 t -1, और g की डायमेंशन यहां पे मैंने डिराइव की है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जो g की डायमेंशन है g इज इक्वल टू m-1 l3 एंड t -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ g, ओके। तो ये देखो आपको एग्जाम के अंदर इस चीज पे आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इन डायमेंशंस को डिराइव करने के लिए आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए एग्जाम के दौरान, ठीक है। एग्जाम के दौरान ये चीजें आपको याद होनी चाहिए क्योंकि वहां पे प्रेशर सिचुएशन होता है, और प्रेशर सिचुएशन के अंदर, क्योंकि एग्जाम में प्रेशर सिचुएशन होता है और प्रेशर सिचुएशन के अंदर ऐसी गलती हो सकती है कि डायमेंशंस डिराइव करने में ही आप गलती कर दो,
और अगर नहीं भी करो, अगर आप सॉल्व करके ला भी रहे हो, अगर आपने मान लो गलती नहीं भी किया, तो वहां पे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसको डिराइव करने में आपके आधे मिनट से 1 मिनट चला जाएगा, हो सकता है ज्यादा समय चला जाए। तो इसमें प्रॉब्लम ये होगी क्योंकि इतना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा आपके लिए, और उसके बाद फिर आप घबरा जाओगे और घबरा करके गलती कर दोगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए पहले से ही। अब जो क्वेश्चन है वो ये बता रहा है कि एच, सी और जी को अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज मानी जाए तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशंस क्या होंगी। तो हम लोग इस साइड पे लेंथ लिखेंगे, तो लेंथ होता है m0 l1 t0। इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, m0 l1 t0 इज इक्वल टू, ठीक है ना, इज मेड अप ऑफ, इज प्रोपोर्शनल टू आप लिख सकते हो, ठीक है ना, बट मैं डायरेक्टली इक्वल टू लिख देता हूं क्योंकि अगर कोई हमारा कांस्टेंट होगा तो इसमें वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ओके, उसके बाद फिर ये डिपेंड कर रहा 3 चीजों पे, h, c और g। तो पहले मैं h की डायमेंशन लिखता हूं, इज प्रोपोर्शनल टू h टू द पावर a। हम मान रहे हैं कि लेंथ जो है वो h की पावर a पे डिपेंड करता है। हम मान रहे हैं कि लेंथ h पे डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन हमें बता रहा है कि लेंथ जो है वो h से मिलकर के बना हुआ है, बट h की किस पावर पे डिपेंड कर रहा है ये हमें नहीं गिवन है। मतलब h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या h के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या h के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, वो नहीं गिवन है। तो हम लिखेंगे डायरेक्टली h की पावर a, और हमारा एम ही यही है कि इस a को कैलकुलेट करें। फिर हम लिख लेते हैं c की पावर b और लिख लेते हैं g की पावर c, या abc ना लिख करके क्योंकि एक c नीचे भी है, हम लोग रादर लिख लेते हैं pqr, h की पावर p, c की पावर q और g की पावर r। pqr लिख लेते हैं हम लोग क्योंकि ये c और वो c में आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। ओके, तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे m0 l1 t0 इज इक्वल टू k टाइम्स, दिस k इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, k टाइम्स, ठीक है। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, h की पावर p। अब h की जगह पे हम लोग इसकी डायमेंशन लिखेंगे, यानी m1 l2 t माइनस 1 की पावर p, उसके बाद c की पावर q। ओके, तो c की पावर q लिखेंगे तो c के लिए लिखेंगे m0 l1 t माइनस 1 की पावर q, और उसके बाद फिर g की जगह पे लिखेंगे हम लोग m माइनस 1 l3 t माइनस 2 की पावर r। अब हम लोगों ने ये चीज लिख लिया यहां पे, ठीक है। तो अब यहां पे इस साइड वापस लिखा हुआ m0 l1 t0 इज इक्वल टू k टाइम्स, और इधर अब अगर हम देखें यहां पे तो m की पावर लिखी हुई है p, फिर l की पावर लिखी हुई है 2p, इस p को अंदर ले जा रहा हूं, और t की पावर जो लिखी हुई है t की पावर वो -1 या -p लिखी हुई है, p को मल्टीप्लाई किया सभी से। फिर यहां पे लिखा हुआ है m की पावर 0, तो q को अंदर ले जा रहा हूं, फिर l की पावर q और फिर t की पावर -q। उसके बाद r को अंदर ले जा रहा हूं तो ये हो जाएगा m टू द पावर -r, फिर l टू द पावर 3r और उसके बाद t टू द पावर -2r। ओके, तो ये हमारे पास चीजें लिखी हुई हैं यहां पे, ठीक है। उसके बाद फिर अब therefore m0 l1 t0 इज इक्वल टू k। अब देखो m के ऊपर, यानी यहां पे जो m है, m पे यहां पे p है, यहां 0 है, यहां -r, तो यानी m की पावर p -r हो जाएगा। दोनों m मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जब भी मल्टीप्लीकेशन होता तो पावर्स ऐड अप हो जाती हैं। फिर l टू द पावर, अब l पे यहां 2p है, यहां q है और वहां 3r है, तो यानी 2p प्लस फिर से यहां पे q प्लस 3r, ये l की पावर हो गई, 2p प्लस q प्लस 3r। और t की बात करें अगर हम लोग, तो t की पावर यहां पर -p है, और यहां पे t की पावर -q है, और यहां t की पावर -2r है। ओके, सो ये चीज हमारे पास लिखी हुई है। अब एक बात ध्यान रखना कि ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं है। और दूसरी चीज जो ध्यान देनी है आपको कि इक्वल टू के दोनों साइड्स पे डायमेंशन सेम होनी चाहिए, और क्योंकि इक्वल टू के दोनों साइड्स पे डायमेंशन सेम होनी चाहिए, यानी m पे अगर इधर 0 है इक्वल टू के, तो उधर भी m के ऊपर 0 ही होना चाहिए। तो यहां से हमारा जो पहला इक्वेशन बनेगा p - r इक्वल टू 0, ये हमारा पहला इक्वेशन है, p - r इक्वल टू 0। और क्योंकि p - r इक्वल टू 0 है, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, तो देयरफॉर यहां से लिख सकते हैं p इज इक्वल टू r, रादर इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। दूसरा इक्वेशन आपके सामने ये लिखा है कि माइनस ये 2p प्लस q प्लस 3r इक्वल टू 1, क्योंकि इधर l के ऊपर 2p प्लस q प्लस 3r है और इधर 1 है, तो 2p प्लस q प्लस 3r इक्वल टू
1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। और जो तीसरा इक्वेशन है हमारे पास वो है कि माइनस पी माइनस क्यू माइनस 2r माइनस पी माइनस क्यू माइनस 2r इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। लेकिन एक बात हमें पता है कि यहां पे P जो है वो किसके बराबर है, R के बराबर है। P जो है वो R के बराबर है, तो इस माइनस P की जगह पे मैं लिख सकता हूं माइनस R। ओके, तो माइनस R माइनस Q माइनस 2R इक्वल टू 0। माइनस R माइनस Q माइनस 2R इक्वल टू 0। इस माइनस P की जगह पे लिखा माइनस R, क्योंकि P जो है वो R के बराबर है। यानी कि माइनस Q माइनस 3R इक्वल टू 0। ये माइनस R है और माइनस 2R यानी माइनस 3R हो गया। देयरफॉर माइनस Q इज इक्वल टू 3R। माइनस Q जो है वो 3R के बराबर हो गई, एंड देयरफॉर यहां से आपको पता चल जाएगा कि R इज इक्वल टू माइनस Q बाय 3। तो से दैट दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 2 में प्लेस कर दे, ठीक है ना, या फिर अगर आप इक्वेशन 2 में इसको डायरेक्टली, इसको मान लो इक्वेशन 4 है और इसको अगर आप इक्वेशन 2 में प्लेस कर दो, तो पुटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2, अगर मैं इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 में लिखूं यहां पे, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इक्वेशन 2 हमारे पास है 2p प्लस क्यू प्लस 3r इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, 2p प्लस क्यू 2p प्लस क्यू और प्लस 3r इक्वल टू 1 है। लेकिन जो 3r है वो किसके बराबर है, माइनस क्यू के बराबर है। यहां पे ध्यान दीजिएगा 3r किसके बराबर है, माइनस क्यू। तो माइनस क्यू इक्वल टू 1, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 2p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1/2। तो क्योंकि p की वैल्यू 1/2 आ गई, तो देयरफॉर r की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, देयरफॉर r इक्वल टू 1/2 फ्रॉम इक्वेशन 1। क्योंकि p 1/2 है तो r भी क्या हो जाएगा, 1/2। और आप यहां से देख सकते हो कि q इज इक्वल टू क्या है, माइनस 3r। तो क्योंकि माइनस 3r है, तो देयरफॉर q इज इक्वल टू माइनस 3r। तो माइनस 3 इंटू 1/2 यानी माइनस 3/2। यहां से सॉल्व किया हम लोगों ने, p की वैल्यू 1/2, r की पावर 1/2 और q की पावर जो है वो माइनस 3/2 है। तो देयरफॉर हमारा जो आंसर आएगा यहां पे, आवर आंसर इज देयरफॉर L इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k, जो कि 1 हो सकता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा। सम कांस्टेंट k इंटू h टू द पावर, क्योंकि पहले हम लोगों ने h लिखा था, h टू द पावर 1/2, क्योंकि p की वैल्यू 1/2 आई है। c टू द पावर, क्योंकि c को हम लोगों ने c की पावर q डाली थी और q माइनस 3/2 आई है, तो c की पावर माइनस 3/2। एंड फिर से g है, g हमारी r है, तो r की पावर 1/2। तो ये हमारा आंसर है यहां पे। ओके, सो व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग L इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल कांस्टेंट h, c एंड g, तो ये h की पावर 1/2 है, c की पावर माइनस 3/2 है और g की पावर 1/2 है। देखिए क्वेश्चन देखने में आपको लेंदी लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये वाली चीज आपको याद रखनी है। और ये क्योंकि मैंने आपको समझाते हुए सॉल्व किया, ठीक है, तो इसमें आपको टाइम लग रहा। अदरवाइज देखो, आप इतना रफ वर्क नहीं करोगे, इतने डिटेल्ड मैनर में उसको सॉल्व नहीं करोगे एग्जाम में, आप धड़ाधड़ अपने आंसर को कैलकुलेट कर लोगे। बहुत से सिंपल से साइमल्टेनियस इक्वेशंस है ये, तो दिस इज इजी, 1 मिनट के समय में हो जाएगा ये। क्योंकि केवल आपको ऐसे लिख करके आपके पास 3 इक्वेशंस आएगी और फटाफट आप वैल्यू को पुट करोगे और उसमें आपका आंसर आएगा। ठीक है ना, तो 1 मिनट का ही क्वेश्चन है, ज्यादा लेंथी नहीं है ये। ठीक है, इसका दूसरा तरीका होता है ऑप्शंस चेक कर लेना वहां से कि किसके डायमेंशंस जो है वो L के से मैच हो रहे हैं। तो ऐसे 4 ऑप्शंस होंगे। इनफैक्ट मेरे अनुसार वो ज्यादा लंबा मेथड हो जाएगा, क्योंकि एक बार देखो, अगर पहली बार में ही अगर आपका नसीब अच्छा हुआ और पहली बार में अगर आपको डायरेक्टली सही मिल गया, पहली बार में मैच हो गया, तब तो सही है। लेकिन मान लो कि आपका उल्टा स्टार्ट किया और चौथी बार में जाकर के आपका मैच हुआ, मान लो पहला ऑप्शन आपने मैच कराया, नहीं हुआ, दूसरा नहीं हुआ, तीसरा नहीं हुआ, चौथा मैच हुआ, तो तीसरा नहीं हुआ, फिर चौथा ऑब्वियसली मैच होगा, तो उस वक्त क्या होगा कि मतलब टाइम आपका ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। ऑल्सो आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा। मान लो 3 आपने किया, तीनों नहीं मैच हुए, फिर चौथा आपने टिक लगा दिया, बट आपको ध्यान नहीं रहेगा भाई 3 नहीं मैच हुए तो क्या चौथा भी नहीं मैच होता, शायद मेरे से ही कोई गलती हो रही होगी ऐसा। पर अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो एक श्योर शॉट तरीका है कि आपका बिल्कुल आंसर आ रहा है और आप उसको ऑप्शंस देख करके टिक कर लो। ठीक है ना, तो दिस इज अ कन्वीनियंट मेथड। ओके, प्लीज नोट दिस वन डाउन।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, आधे मिनट में नोट डाउन कर लो। जो लोग साथ साथ नोट डाउन कर रहे थे वो भी कंप्लीट कर लो और एक बार और इसको समझ लो कि मैंने कैसे सॉल्व किया है इसको। ओके, ठीक है, होपफुली आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एफ वी एंड टी, if f v and t are considered as fundamental quantities then what are the dimensions of mass। अगर हम f v और t को fundamental quantities माने तो dimensions mass की क्या होंगी, और how can mass be represented in terms of f v and t। जहां पर f जो है हमारा फोर्स है, अगेन ये डायमेंशंस आपको याद होनी चाहिए, फोर्स का होगा m1 l1 t माइनस टू, v जो है वेलोसिटी है m0 l1 t माइनस वन, और t जो है वो टाइम है m0 l0 t1। तो इफ f v and t आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल क्वांटिटीज देन व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ मास। ओके, तो अटेम्प्ट कीजिए आप लोग इस क्वेश्चन को सेम तरीके से जैसे कि हम लोगों ने इसे किया था। बिल्कुल इस सेम तरीका आप लोग को अप्लाई करना है। इक्वल टू के उस साइड पे आप लोग उस क्वांटिटी को लिख लो जिसको कैलकुलेट करना है, उसको आप लोग इक्वल टू के इस साइड पे लिखोगे और इक्वल टू के उस साइड पे कांस्टेंट के लगा करके बाकी की क्वांटिटीज लिख लो आप लोग। ठीक है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू ओवर हियर ऑन दिस साइड ऑफ इक्वल टू राइट फोर्स, तो इंस्टेड ऑफ फोर्स व्हाट यू आर गोइंग टू राइट द सॉल्यूशन, इंस्टेड ऑफ फोर्स यू आर गोइंग टू राइट m0, सॉरी, या इस साइड पे पहले मास को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो इस साइड पे मास के लिए लिखोगे m1 l0 t0 इक्वल टू उस साइड पे सम कांस्टेंट k इनटू फोर्स। अब फोर्स के लिए लिखोगे आप लोग m1 l1 t माइनस टू टू द पावर p। उसके बाद फिर नेक्स्ट जिस पे डिपेंडेंस है वेलोसिटी पे है, तो वेलोसिटी के लिए लिखोगे आप लोग m0 l1 t माइनस वन टू द पावर q, और नेक्स्ट जो डिपेंडेंस है वो t पे है, तो t के लिए लिखोगे आप लोग m0 l0 t टू द पावर 1 टू द पावर r। ओके, ये हम लोगों ने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, मास इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इनटू f टू द पावर p v टू द पावर q एंड t टू द पावर r। ठीक है, अब इसको वापस हम लोग सॉल्व कर लेंगे जैसे कि हम लोगों ने किया था। तो अगर हम वापस इसको सॉल्व करें यहां पे, तो m1 l0 t0 इज इक्वल टू k, और फिर हो जाएगा m टू द पावर p l टू द पावर p t टू द पावर माइनस 2p, m टू द पावर 0 l टू द पावर q t टू द पावर माइनस q। उसके बाद m टू द पावर 0 l टू द पावर 0 t टू द पावर r। मतलब कि इस साइड पे लिखा हुआ है m1 l0 t0 इक्वल टू k टाइम्स इस साइड पे लिखा हुआ है m टू द पावर p l टू द पावर p प्लस q और t टू द पावर माइनस 2p माइनस q प्लस r।
ये चीज लिखी हुई है। t के ऊपर -2p माइनस क्यू प्लस आर, m के ऊपर p प्लस 0 और l के ऊपर p प्लस क्यू। ओके, तो ये चीज हमारे पास लिखी हुई है। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमें पता है कि p को फ्रॉम LHS एंड RHS, फ्रॉम LHS एंड RHS, अगर हम लोग LHS और RHS को कंपेयर करें तो यहां पे क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू जो है, क्योंकि LHS और RHS को अगर हम कंपेयर करें, पहले P को ही देख लेते हैं, तो P इज इक्वल टू 1 हो जाएगी डायरेक्टली ही, ठीक है ना, एंड P प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा, P प्लस क्यू इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन जो है ये 2014 नीट में आया हुआ है एंड यू कैन सी इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो P प्लस क्यू जो है, P प्लस क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड देयरफॉर यहां से क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू माइनस क्यू, और P इज इक्वल टू माइनस क्यू, और रादर Q इक्वल टू माइनस P भी लिख सकते हो आप, देयरफॉर Q इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ओके, और जो तीसरा इक्वेशन है वो है -2p माइनस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0। ओके, -2p, दिस इज -2p माइनस क्यू प्लस आर इक्वल टू 0, तो यानी यहां पे आप लोग लिखोगे -2p, ओके, और p की जगह पे 1 लिखोगे तो -2 इंटू 1 माइनस क्यू, क्यू की जगह पे क्या लिखोगे -1 प्लस आर इक्वल टू 0, यानी -2 प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 0, यानी -1 प्लस आर इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू 1। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा जो आंसर आ जाएगा इसके अंदर वो ये हो जाएगा कि m इज इक्वल टू k टाइम्स फोर्स टू द पावर 1, क्योंकि फोर्स की जगह पे आपने क्या लिखा है, यहां पे फोर्स की जगह, फोर्स की पावर में p लिखा है, तो फोर्स टू द पावर 1, फिर वेलोसिटी की पावर पे क्योंकि आपने q लिख रखा है तो v टू द पावर q, और q की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे -1, और फिर से नेक्स्ट जो है आपके पास t, तो t की पावर आप क्या लिखोगे 1 लिखोगे, क्योंकि t की पावर r है तो वो भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज एज सिंपल एज दिस। सो प्लीज टेक अ नोट कि हम लोग डेरिवेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला या डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला वाया डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं, और इस मेथड की मदद से किसी एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटीज के टर्म्स में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी कन्वीनियंट थिंग।